रिफॉर्म होने थे, केवल भर्ती ही नहीं होनी थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाना। आज प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6,000 थी, और आज हम कोई भी भर्ती करेंगे तो 30,000 रिक्रूट को एक साथ ट्रेनिंग की देने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। यानी हमने इसको 5 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि पहले की सरकारों की सोच संकीर्ण थी, उस संकीर्ण सोच से वे कभी उभर नहीं पाए थे, और परिणाम हम सबके सामने है कि उसी संकीर्ण दायरे में कैद होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट पिछली सरकारों ने रखा किया था। आज उससे उभार करके इस प्रदेश को नए भारत के नए प्रदेश के रूप में और नए भारत की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर जाना जा रहा है। महोदय, औद्योगिक निवेश की जब हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे नेता विरोधी दल को बुरा लग जाएगा, ये कहेंगे कि तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि काका हाथरस सिंह ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे। छोड़ो मित्र पुरानी दफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी ने ये बात मुझे लगता है कि पहले ही सोच समझ करके तैयार कर ली थी, और महोदय इसीलिए हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं था तो कोई दृष्टि भी नहीं थी, इसीलिए दिशाहीन थे, और इसीलिए प्रदेश को अपराध का, दंगों का, अराजकता का एक प्रदेश बना दिया था। नौजवानों के विश्वास को कुचलने का काम कर रहे थे, भर्ती में भाई भतीजा बात कर रहे थे, और प्रदेश की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने पर उतारू थे। लेकिन आज प्रदेश का दृष्टिकोण बदला है, और प्रदेश आज उससे उभर करके एक नए प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। महोदय, आज प्रदेश का औद्योगिक वातावरण किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए, इन्वेस्टर समिट कैसे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पहली बार फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हुआ था। एक माहौल बना, लोगों में एक विश्वास था। पर अध्यक्ष उस समय तो औद्योगिक विकास के मंत्री आप ही थे, और उस समय औद्योगिक विकास के मंत्री के रूप में आप भी इस बात को जानते थे कि जब हम लोग रोड शो में गए थे, देश और दुनिया का हर उद्यमी एक बात कहता था कि हम उत्तर प्रदेश न जाने का संकल्प लिए हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बारे में सुन रहे हैं उससे थोड़ा एक विश्वास होता है, आने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा वेट करके आएंगे। हम लोग भी उस समय प्रयास कर रहे थे, और मुझे याद है जब आप पहले इन्वेस्टर समिट के बारे में आए थे कहने के लिए, तो उस समय हम लोगों ने इसी बारे में कहा था कि नहीं, हमें बड़े लक्ष्य लेकर के चलने चाहिए, बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षा के अनुरूप ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना है, हर नौजवान के हाथ को कार्य देना है, हर किसान के खेत में पानी पहुंचाना है, उसकी फसल का अच्छा दाम उसे प्राप्त हो,
और केवल उत्पादन तक सीमित न रहे बल्कि उसको हम मार्केट लिंक कर सके, इस दिशा से अगर हमें प्रयास प्रारंभ करने हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण की तरफ और उद्योग 4 की तरफ हमें जाना ही होगा, इंडस्ट्री 4 की तरफ हमें जाना ही होगा। और उस दिशा में इन्वेस्टर समिट सब जगह होते थे, लेकिन यूपी ने एक जो रेखा खींची है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, अब तक महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या तब भी कोई यहां आना चाहता था क्या? तब तो जो थे वे भी भागना चाहते थे, जो थे वे भी भागना चाहते थे। लेकिन आज देश और दुनिया का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, आना चाहता है, निवेश करना चाहता है। और महोदय 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर जब उतरेंगे और उतरने प्रारंभ हुए हैं तो महोदय 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर वह स्थिति आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया है। महोदय 2017 के पहले एक्सप्रेस हाईवे और हाईवे सड़कों की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग तो क्या कहते थे, जहां से अंधेरा प्रारंभ हो समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई साइकिल, जहां से गड्ढे प्रारंभ हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो गया है। आज आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कहीं भी नेता प्रतिपक्ष भी सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं बहुत बार। आज उनको भी लगता होगा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब सड़कों पर चलते होंगे तो उनको भी अच्छा लगता होगा। और खैर शिवपाल जी तो सड़क मार्ग से ही चलते हैं और धन्यवाद देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छी सड़क हो गई है, अच्छी सड़क हो गई है। वो कहते हैं कि मुझे सपोर्ट कहते हैं बेचारे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, नहीं तो मैं भी ऐसे चाहता था लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा कि जब बचपन में ही गलत राह दिखाने का काम आपने किया है तो अब भाई आप लगाएंगे बबूल का पेड़ कौन कहां से आएगा? तो मैं अक्सर उनको कहता हूं इस बारे में। लेकिन महोदय आज मुझे बताते हैं प्रसन्नता है, एक्सप्रेस हाईवे, मुझे आश्चर्य होता है सप्लीमेंट्री डिमांड्स को ठीक ढंग से संभवतः नेता प्रतिपक्ष ने पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा होता तो संभवतः इतनी हल्की बातें यहां पे नहीं करते। हमने सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो नई मांग की है, वह सप्लीमेंट्री डिमांड्स में परंपरागत बजट के लिए पैसे की मांग नहीं होती है, नई मांग के लिए पैसे की मांग होती है। और इसमें गंगा एक्सप्रेस वे के लिए पैसा मांगा है, और वह भी टेंडर के दौरान जीएसटी 12% थी, इसका रेट बढ़कर के 18% हुआ है, उसके लिए पैसा मांगा गया है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया है, और लखनऊ कानपुर या किसी भी अन्य एक्सप्रेस वे के लिए पैसा नहीं मांगा गया है। यह गंगा एक्सप्रेस वे का पैसा है। मुझे लगता है ये जानकारी उनके संज्ञान में होनी चाहिए। और दूसरा, उनके संज्ञान में ये बात भी होनी चाहिए, ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे 6000 करोड़ रुपए का बनता है, मुझे लगता है कि उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। 6000 करोड़ का नहीं है, बल्कि कुल 3500 करोड़ रुपए का है। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेस वे उन क्षेत्रों से होके जा रहा जो मेन लेन का एरिया था। दूसरा, उससे दूसरा अच्छा मार्ग वह संत कबीर नगर को भी जोड़ रहा है, अंबेडकर नगर को भी उसके साथ जोड़ता है। मुझे लगता है कि थोड़ी भौगोलिक जानकारी भी लेनी चाहिए। भौगोलिक जानकारी का ज्यादा ज्ञान ले लेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हल्की बातों को यहां बोलने से उनको भी थोड़ा परहेज होगा। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर आज एक्सप्रेस
एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, बुंदेलखंड क्षेत्र भी हमारा एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिम को पूरब से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले हम इस एक्सप्रेस वे के कार्य को पूरा कर सकें। इसके बारे में हमारा पूरा प्रयास है कि इस कार्य, और ये देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे में से एक है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर बलिया लिंक एक्सप्रेस वे, चित्रकूट में लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई, लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई ये तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वाराणसी में 100 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला फ्रेट विलेज की स्थापना की कार्रवाई भी हो रही है और प्रदेश में आज यमुना एक्सप्रेस वे में फिल्म सिटी, ट्राई सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, ये सभी विकसित हो रहे हैं। तो लखनऊ हरदोई के बीच में ये मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल पार्क जहां पे एक लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल का एक हब बनेगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खोलेगा। उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य होगा। और महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मूल बजट में जो प्रावधान किया था उसमें कहीं नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनका विषय भी नहीं हुआ, उनकी रुचि का विषय भी नहीं, लेकिन जो हम लोग मध्यांचल और बुंदेलखंड की दृष्टि से डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा क्षेत्र नया स्थापित करना चाहते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को स्थापित होने में 46-47 वर्ष लगे। कुल 35,000 एकड़ लैंड में वह स्थापित हो पाया। आज महोदय बीडा, झांसी, बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की कार्रवाई को सरकार ने आगे बढ़ाया है और ये पहले ही चरण में 35,000 एकड़ क्षेत्रफल में बसने जा रहा है। यहां पे हम एक एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं, 4 लेन की कनेक्टिविटी भी देने जा रहे हैं। ये आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है और ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की नए औद्योगिकीकरण की तरफ प्रदेश को यहां एक नई पहचान देता है। मुझे आज प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहे हैं। अभी सितंबर माह में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। एमएसएमई प्रदेश की जो पहचान थी, प्रदेश जिस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, तो प्रदेश की पोटेंशियल थी, आज उस ट्रेड शो का आयोजन होता है। 70,000 बायर्स उस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने थे। 4 लाख लोगों ने उस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की थी। आज ये उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की हमारी नई पॉलिसी आ चुकी है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। महोदय, आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट में स्थापित करने वाले जो हमारे उद्यमी हैं, कामगार हैं, उन सबको एक दुर्घटना बीमा योजना से 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना भी उनको उपलब्ध कराई है। देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है, उनके पास सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उनके प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने उन्हें आज प्रदेश के अंदर ये भी व्यवस्था दी है। तो साथ साथ अपने कामगार और हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग उन्हें प्रशिक्षण और टूल किट की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आज हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ प्रदेश के अंदर लोगों की अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वीआईपी कल्चर समाप्त किया है। कुछ वीआईपी कल्चर समाप्त करने की पीड़ा भी नेता प्रतिपक्ष की होगी, क्योंकि वे लोग उसके आदी रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कभी गरीब की पीड़ा देखी नहीं, तो इसलिए
उनको इसकी कोई चिंता नहीं। और इसीलिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर बिजली की स्थिति क्या थी, ये तो किसी से छुपी हुई नहीं है। वे कितने बड़े बड़े दावे करें, अगर उनके समय में जो पीटीए हुए थे उनकी चर्चा हम करना प्रारंभ कर देंगे, बहुत सारे लोग मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं होंगे। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पूरी तरह बिठाने की स्थिति थी, यानी उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो जाए, इस प्रकार की स्थिति इन लोगों ने प्रदेश के अंदर कर रखी थी। लेकिन महोदय, आज मैं कह सकता हूं, मार्च 2017 में सरकार आई, अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक सरकार ने जो वायदा किया था उसके अनुरूप विद्युत की आपूर्ति प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के सबको कर रही है, बिना भेदभाव के। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, नगरीय क्षेत्र में तहसील मुख्यालयों पर, तहसील क्षेत्रों में 30 घंटे और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकार ने करने के लिए तय किया था, वो हम कर रहे हैं। और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त होना, 1,21,000 बजरे ऐसे थे जहां बिजली कभी पहुंची नहीं थी, वहां तक बिजली भी पहुंचाया गया। 1,56,00,000 परिवार ऐसे थे, ऐसे लोग थे जिन लोगों को कभी बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे, उन लोगों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य 17 के बाद से प्रारंभ हुए। और आज परिणाम है, सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है, क्योंकि सरकार चेहरा देख करके नहीं, बल्कि जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देना चाहती है, और उसको हम लोग आज कर रहे हैं। वो आज प्रदेश के अंदर पीक आवर में तुलना करिए, 17 के पहले क्या स्थिति थी। पीक आवर में वहां उस समय बिजली की जो आपूर्ति होती थी, उस समय प्रदेश के अंदर जो भी स्थिति उस समय थी, बामुश्किल यहां 16-17 हजार मेगावाट तक जाती थी। आज मेरे पीक आवर में उत्तर प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई हो रही है वह 30,462 मेगावाट की हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश आज विद्युत आपूर्ति करने में, आप नए सब स्टेशन की बात कर रहे थे, 35/11 के 749 नए सब स्टेशन की स्थापना इस दौरान हुई है। और प्रदेश के अंदर इसके अलावा जो सब स्टेशन स्थापित होने थे, इसमें भी 1528 की स्थापना प्रदेश के अंदर की गई। अयोध्या को हम सोलर सिटी के रूप में विकसित भी करने जा रहे हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर जो निजी नलकूप के हमारे किसान हैं, ऐसे उन सभी किसानों को विद्युत बिल में हम छूट देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम लोग लागू करने जा रहे हैं, जो प्रदेश के निजी किसानों को इसका लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। महोदय, प्रदेश के अंदर आज हर एक सेक्टर में प्रदेश ने आज काफी प्रगति की है। खासतौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट में भी प्रदेश ने नई क्षमता के साथ इस पर निजी निवेश के साथ कार्य प्रारंभ किया है। और भी अन्य क्षेत्रों में प्रदेश ने आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में, सेक्टर में भी अगर हम देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा में पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर की स्थापना का कार्य संपन्न हो चुका है। प्रदेश में आज तेजी के साथ हम लोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत भी नए रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देश का पहला इनलाइन वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। और मुझे हाउस को बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन करने वाला देश के कुछ चुनिंदे राज्यों में से है, जहां पर हम अपनी नदियों का उपयोग वाटरवे के रूप में करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदेश को हम लोग
एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने में और यहां के किसानों के प्रोडक्ट को, यहां के उद्यमियों के प्रोडक्ट को भी हम आसानी से पूर्वी बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद कर पाएंगे। इस दिशा से भी राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। तो प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, एक राजधानी लखनऊ का और एक वाराणसी का। दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। आप यह तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 9 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर वर्तमान में क्रियाशील है। 12 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं। कुशीनगर एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ में मेरा विजिट स्वयं अयोध्या में इस एयरपोर्ट के इंस्पेक्शन का है। फाइनल इंस्पेक्शन करने के बाद फिर वहां पे वायु सेवा हम अयोध्या के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेजी के साथ बन रहा है और हमारा प्रयास है कि फरवरी 2024 में पहला रनवे हम वहां पर उड़ान के लिए तैयार कर सकेंगे। यह प्रदेश के अंदर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सब देख सकते हैं। महोदय, प्रदेश ने आज जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। बहुत तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने थोड़ी भी इन चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया होता तो एक बार, क्योंकि इन सभी अड्डों का उपयोग कभी कभी वे भी करते हैं और करते हैं तो उसके बाद उनको इसके लिए कम से कम थैंक्स तो करना चाहिए, लेकिन थैंक्स न करके केवल हरेक कार्य में झूठे आंकड़े प्रस्तुत, सदन के सामने असत्य आंकड़े प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। महोदय, हम प्रदेश के अंदर शिक्षा या खेल के सेक्टर को ही देखेंगे। अभी एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम्स में भारत के जो खिलाड़ियों ने जो मेडल प्राप्त किए हैं, 107 मेडल प्राप्त किए हैं एशियन गेम्स में। पैरा एशियन में 111 मेडल प्राप्त किए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश की 16% आबादी प्रदेश में रहती है और 25% मेडल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते। देश के लिए जीते। रिजल्ट क्या है आपका? एक औपचारिकता निर्वहन के लिए नहीं, हम रिजल्ट पे फोकस करते हुए कार्य कर रहे हैं। 2017 के पहले के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति, उनमें शिक्षकों की स्थिति, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, 2017 के बाद बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, तकनीकी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो या फिर मेडिकल एजुकेशन हो, चिकित्सा शिक्षा हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप देखेंगे 2017 के पहले 2017 के बाद बहुत अंतर स्पष्ट दिखेगा। 2017 के पहले जैसी सरकार थी वैसी संस्थाएं भी थी, जैसे दिशाहीन सरकार थी दिशाहीन संस्थाएं भी इसी प्रकार से चल रही थी। लेकिन 2017 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला है, आज जाइए ना, हमें प्रसन्नता होती है जब हमारा माननीय विधायक जाता है बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जाकर के देखता है, उसका रंग रोगन देखता है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट देखता है, पेयजल की व्यवस्था देखता है, वहां फ्लोरिंग देखता है, स्मार्ट क्लास देखता है, फर्नीचर देखता है। नंगे पैर प्रदेश के बच्चे नहीं जाएंगे। 1,91,00,000 जो बच्चे हैं, आखिर वहां किसी गरीब, किसी दलित और किसी पिछड़े और किसी गरीब परिवार के ही बच्चे होंगे। क्या है, 2017 के पहले क्यों नहीं उनको जूते मोजे मिल पाए थे? क्यों नहीं मिल पाए थे? क्यों नहीं तब अच्छी यूनिफॉर्म मिल पाई थी? और इस सर्दी के समय ठिठुरते थे जाड़े से बच्चे, क्यों नहीं स्वेटर के पैसे तब उनको मिलते थे? लेकिन ये सब
कभी भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं थे। ये तो मुद्दा है इनका। जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो एक ही ब्रह्मास्त्र होता है इनके पास, जाति। एक ही ब्रह्मास्त्र होता है, जाति जाति। और जब जाति की बात आती है तो उसके बाद वह आकर के घूम फिर करके परिवार पे आ जाता है, फिर परिवार से उभर नहीं पाएंगे। लेकिन महोदय, ये कभी नहीं इसके बारे में तब नहीं सोचे थे। नकल विहीन परीक्षा हो, इसके लिए अच्छे शिक्षक तैनात हो, ये उनकी चिंता का विषय नहीं था। जो हमारी कमिश्नरी है, कमिश्नरी स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, इनका एक मंत्री विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा था, उनके लिए इन्होंने मानक तय किए 10 एकड़, और वहीं पे एक और सज्जन विश्वविद्यालय स्थापित करते थे, उनको कहा नहीं 100 एकड़ भूमि लाओ तब तुम्हें विश्वविद्यालय की मान्यता देंगे। ये कौन से मानक है? ये सरकार चल रही है, जबरदस्ती वाली सौदेबाजी कर रहे हैं आप। सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। एक मानक तय करिए, एक पॉलिसी बनाइए, उस पॉलिसी के दायरे में लेकर के आप कार्य करेंगे, लोगों को संतुष्ट होगी। उस मानक को जो पूरा करेगा हम उसको मान्यता देंगे, नहीं पूरा करेगा, जहां पे कोई नहीं आ रहा है वहां सरकार जाएगी। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। नए उनके सत्र प्रारंभ हो चुके हैं। और महाराज सोहेलदेव के नाम पर भी हमारा एक विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बन रहा है। सत्र प्रारंभ हो चुका, विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 23-24 के बजट में भी 3-4 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। चारों विश्वविद्यालय, एक मां विंध्यवासिनी के धाम में मिर्जापुर में, एक मां पाटेश्वरी के नाम पे बलरामपुर में, और एक मुरादाबाद में। तीनों अनसैचुरेटेड कमिश्नरी थी, लेकिन कृषि बाहुल्य क्षेत्र और गन्ना की दृष्टि से, अन्य कृषि उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध के नाम पर भी एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया। ये सरकार के विजन का और सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। आखिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहले भी तो बननी चाहिए थी प्रदेश में। मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में फार्मा पार्क की स्थापना हो, ललितपुर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, यमुना अथॉरिटी में इसका भी निर्माण का कार्य बस्तर पर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा नेता विरोधी दल को इन सब में रुचि कम होती है, क्योंकि समय नहीं निकल पाता है। महोदय, मैं अपील करूंगा आप सबसे और सभी माननीय सदस्यों से, राज्य सरकार और श्रम विभाग की बीओसी बोर्ड ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने श्रमिकों के बच्चों के लिए बड़ी बड़ी बीघे हाँक रहे थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऐसे लगता था इनकी बातों से जैसे कि, यानी उन्होंने केवल एक बात नहीं की कि चंद्रयान का भी वो गठन सफाई में हुआ था, ये बोलना भूल गए। बाकी तो मुझे लगता है सब कुछ वो बोल ही चुके थे।